भाग 26। हाँ हाँ, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। पीछे से आवाज सुन कायनात और अरमान ने उधर देखा तो हाथ बांधे उन्हें अजीब ढंग से मुस्कुराते सोनिया और सम्राट नजर आए, जिन्हें देख अरमान ने अपना सिर पीट लिया। वही कायनात यही सोच रही थी कि अब तक तो सिर्फ अरमान चोरों की तरह बालकनी के रास्ते आता था, मगर अब सम्राट भी उधर से ही, और सोनिया, उसे तो वो पहचानती ही नहीं थी। सोनिया तुरंत कुत्ते फांदते बेड पर उछलकर कायनात के पास बैठ गई। तो आप है कायनात, आपको पता है अब बहुत सुंदर है, और आपकी ये ब्लू आईज, यू आर डैम प्रिटी। कायनात जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स अरमान। सोनी, ये क्या तरीका है? यहाँ आने से पहले क्या तुमने इनसे परमिशन मांगी? और ये बंदरियों की तरह बेड पर कूद गई। अगर मिश्री को चोट लग जाती तो? अभी उसके जख्म ताजे हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वैसे भी मिश्री को जख्मों से इतना प्यार है कि रोज नए जख्म लेती रहती है। एक दिन पट्टी बंधवा बंधवा कर इजिप्ट की मम्मी बन जाना है इसे। सोनिया ने बेचारा सा मुंह बनाकर अरमान को देखा, फिर आंखों में शरारत ली बोली, मिश्री हाँ, नॉट बैड। अरमान ने उसे घूरा तो बोली, ओके फाइन, सॉरी। कायनात की ओर घूमते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसे बिना परमिशन के आ गई, एंड ऐसे बेड पर मैं ना वापस जाती हूँ, फिर आपसे परमिशन मांगकर फिर आऊंगी। कायनात, नो नो, इट्स कम्प्लीटली ओके। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आपके भाई की तो आदत है गुस्सा करने की। मैं सुबह से न जाने कितनी बार डांट खा चुकी हूँ। वो क्या है ना, गुस्से से इन्हें बहुत प्यार है, इसलिए हर बार गुस्सा छलक जाता है। इग्नोर हिम। अरमान को घूरते हुए, एंड या मिस्टर ठाकुर, मैं किसी दिन इजिप्ट की मम्मी बनूं या ना बनूं, पर मुझे 2 साल की बेबी के जैसे ट्रीट कर आप बेबी सिटर जरूर बन जाएंगे। उसकी बात सुन जहां अरमान उसे घूरने लगा, वही सम्राट और सोनिया हंसने लगे। सोनिया, टू गुड, नो बॉल पर छक्का। आपने तो भाई की बोलती बंद कर दी। भाई, अब मुझे डांट कर दिखाइए, अब मेरी पार्टनर मेरे सपोर्ट में लड़ेगी। अरमान, ओ हेलो, वो मेरी पार्टनर है। उसकी बात पर कायनात समेत सबकी नजरें उस पर टिक गई, तो खुद को सुधारते हुए वो बोला, आई मीन बिजनेस पार्टनर, कुछ दिन में बिजनेस पार्टनर होने वाली है। सोनिया, मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गई। मैं सोनिया, सोनिया ठाकुर, इनकी बहन और इनकी फियांसे। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा तो कायनात ने अपनी पट्टी बांधे हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, सॉरी आई कांट, एनीवेज माई सेल्फ कायनात, कायनात सूर्यवंशी। सोनिया, कायनात सूर्यवंशी, यू मीन दी कायनात सूर्यवंशी, बेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ मनाली, आरके फैशन हाउस की ओनर। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। सोनिया चौंक कर उछल पड़ी। अरमान, तू जानती है मिश्री को? कायनात, या हाउ डू यू नो मी? मतलब सोशल मीडिया पर मेरा नाम सिर्फ केएस है, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में भी मेरी पहचान केएस ही है। मुझे मेरे पूरे नाम से सिर्फ यहाँ मनाली के लोग पहचानते हैं, बाकियों के लिए आई एम जस्ट केएस। सोनिया, मेरी फ्रेंड रागिनी आपके यहाँ काम करती है, शी इज योर असिस्टेंट, एंड मैं यहाँ आई ही हूँ आपसे सीखने के लिए, आरके से ट्रेनिंग लेने के लिए। जो एग्जाम देना होता है ना, वही देने आई हूँ। आपसे फैशन डिजाइनिंग सीखना, आपके अंदर काम करके अपने स्किल्स को बेहतर बनाना मेरा बहुत बड़ा सपना है। आप मुझे सिखाएंगी प्लीज प्लीज प्लीज? कायनात, अगर कल के एग्जाम में आप पास कर गई तो फिर आपको आरके से ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ दूसरे बेस्ट डिजाइनर ट्रेन करते हैं फ्रेशर्स को। हाँ, मैं हफ्ते में एक बार क्लास लेती हूँ, वहाँ मैं ज्यादा क्लास नहीं ले पाती, बट या अगर आप घर पर सीखना चाहें तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। सोनिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू नो आप मेरी आइडल है। कायनात, ये आपसे ना मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है जैसे मैं कोई 70 साल की बूढ़ी हूँ। यू कैन कॉल मी तुम। थोड़ी देर तक सोनिया बसंती बनकर नॉन स्टॉप बोलती रही, फिर अरमान ने उसे जाकर आराम करने का बोल भेज दिया। सैम भी सोनिया के साथ चला गया। अरमान ने कायनात को रेस्ट करने के लिए कहा ही था कि तभी कायनात का फोन बजा। कॉल रॉकी का था। उसका फोन नीचे पड़ा हुआ था। अरमान ने कॉल रिसीव कर स्पीकर पर डाल कायनात के पास रख दिया और खुद बालकनी की ओर जाने लगा। मिस्टर ठाकुर, अब तक सनसेट नहीं हुआ है, उस तरफ अब भी धूप लगेगी, आप रूम में ही रुक जाइए। अरमान, आर यू श्योर? आई मीन तुम फोन पर बात करोगी तो? इट्स ओके मिस्टर ठाकुर, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे कौन सा अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। अरमान वही सोफे पर बैठ गया। कायनात, रॉकी क्या बात है, एनी अपडेट? रॉकी, मिस सूर्यवंशी, अभी 10 मिनट पहले महेश मल्होत्रा गुस्से से घर से निकला है। जिस रूट पर जा रहा है उससे तो यही लगता है कि गुर्जर से मिलने जा रहा है। कुछ तो चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। कल से अब तक मैं तीसरी बार मल्होत्रा गुर्जर से मिला है। अरमान ने कायनात को हैरानी से देखा। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतनी जख्मी होने के बावजूद भी कायनात ने ये सब नहीं छोड़ा। कायनात, फड़फड़ाने दो उन्हें, उन्हें इस खुशी में जीने दो कि वो जो सोच रहे हैं वो पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार इस गुर्जर की लंका में आग मैं खुद लगाऊंगी। एक बार ये जख्म भर जाए, इस बार लंका दहन के लिए हनुमान नहीं होंगे, इस बार कायनात उन सबको जलाएगी। एक काम करो, ऋषिकेश में अपने आदमियों को लगाओ, वहां पर गुर्जर के सारे नए पुराने अड्डे, उसके सारे काले धंधे छिपने की जगह, वो जगह जहां से वो स्मगलिंग वगैरह सब कुछ करता है, सबकी इन्फॉर्मेशन खंगालने को कहो। मैं ऋषिकेश में कदम रखूं उससे पहले मुझे ये सब कुछ चाहिए। इस बार ऋषिकेश में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रॉकी, जब आपने ऋषिकेश जाने की बात कही तभी मैंने अपने आदमी लगा दिए थे। पता चला है कि यही कोई 8 साल पहले वो ऋषिकेश छोड़कर भागा था किसी लड़की के मॉलेस्टेशन केस में। उसके कुछ खास आदमी फंसे थे। उन लोगों का प्लान था लड़की का रेप कर मर्डर करने का, पर लड़की बच गई। इस सब के बीच अगर कहीं उसका नाम आ गया तो उसके सारे काले धंधे पकड़े जाते। इस डर से ऋषिकेश छोड़कर मनाली भाग गया। शायद लड़की बड़े घर की थी। कायनात ने गुस्से में अपनी आंखें मीच ली। उसे एक अंधेरा कमरा नजर आने लगा। एक कोने में दुबकी 16 साल की बच्ची और उसके सामने इंसानी खाल में खड़े 7 भेड़िए जो हवस की नजर से उसे देख रहे थे।
कायनात के चेहरे पर कभी दर्द, कभी गुस्सा तो कभी नफरत उभर आ रही थी। अरमान इन बनते बिगड़ते भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली। कायनात, जानती हूं उस केस के बारे में, बहुत करीब से जानती हूं। खैर, पता करो सब कुछ। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, अभी थोड़ी देर पहले मल्होत्रा हाउस में महेश मल्होत्रा और उसके बेटे मयंक मल्होत्रा के बीच काफी बहस हुई। ज्यादा तो नहीं पता, पर शायद आपको लेकर बहस थी। मयंक मल्होत्रा ने अपने बाप को धमकी दी है कि अगर उसने दोबारा गुर्जर से मिलकर आपके खिलाफ कुछ किया या फिर अगर उसकी वजह से आपको एक खरोच भी आई तो वो अपने बाप को जेल भिजवा देगा। इसके बाद मयंक मल्होत्रा भी अपने घर से निकल गया और मैंने उसे आपकी गली में घुसते हुए अभी थोड़ी देर पहले देखा है। शायद आपसे मिलने आ रहा है। कायनात, आर यू श्योर कि वो इधर आ रहा है? रॉकी, हाँ, इस गली में उसकी जान पहचान का कोई नहीं है, जाहिर सी बात है आपसे ही मिलने आ रहा होगा। कायनात, ठीक है, आज इनसे भी मिल ही लेती हूँ। रॉकी का फोन कट हो गया। अरमान ने उसे घूरते हुए पूछा, ये मल्होत्रा कौन है और इस हालत में भी तुम्हें शांति नहीं है? मल्होत्रा का बेटा तुम्हारे लिए बगावत कर रहा है अपने पिता से। क्यों? और तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने कहा ना, मैं उस गुर्जर को देख लूंगा, तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं है। कायनात, सबसे पहले तो सॉरी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने में विश्वास रखती हूँ। ये मेरी लड़ाई है जिसमें मैं अकेली लड़ना चाहती हूँ, बिना किसी मदद के। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। मत पड़िए इन सब में, खामखा पीस जाएंगे। और हाँ, इस हालत में हूँ तभी तो शांत होकर दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ, क्योंकि एक बार ठीक हो जाओ फिर एक्शन होगा। सोचने का काम ये हफ्ते भर कर लूंगी। रही बात मल्होत्रा की, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह गुर्जर है मेरे लिए वैसे ही मल्होत्रा भी है, और मल्होत्रा का बेटा मेरे लिए बगावत क्यों कर रहा है ये आपको क्यों जानना है? अरमान, बस ऐसे ही मुझे जानना है। कायनात, तो मिस्टर अरमान ठाकुर जेलस फील कर रहे हैं, राइट? अरमान, नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा? यू जस्ट आंसर मी। कायनात, बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये नहीं बताते कि आप क्यों जानना चाहते हैं तब तक मैं भी जवाब नहीं दूंगी। सच सच बताइए, जलन हो रही है ना? मतलब जैसे आप मेरा ख्याल रख रहे हैं वैसे वो मेरे लिए अपने बाप के अगेंस्ट। बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। अरमान, हाँ, हो रही है जलन। कायनात, क्यों? अरमान, बिकॉज 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 तुम्हें स्पेशल फील कराने का हक मेरा है। कायनात, और ये हक आपको किसने दे दिया? जहां तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कोई हक नहीं दिया। अरमान, ये हक मैंने खुद को दिया है, समझी? और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती। अब बताओ कौन है वो? वो मयंक मल्होत्रा। कायनात, जो आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उनसे मेरा खून का रिश्ता है भी और नहीं भी। वो मेरे सगे भी है और सौतेले भी। वो मेरे कुछ तो लगते हैं मगर कुछ नहीं। अरमान, साफ साफ शब्द यूज नहीं कर सकती क्या? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। कायनात, साफ साफ कहूं तो इस दुनिया के लिए उनसे मेरा एक रिश्ता है, पर मेरे लिए वो महज मेरे दुश्मन के बेटे हैं। अरमान, तुम्हारी आधी बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। बातों को घुमा फिरा कर पेश करना तो कोई तुमसे जाने। कायनात, जिस दिन मेरी बातें समझने लगे उस दिन कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरमान ने कुछ पल कायनात को देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली। वही कायनात बेड पर लेटी सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रही थी। सॉरी मिस्टर ठाकुर, पर नहीं बता सकती आपको सच्चाई। नहीं बता सकती कि क्या रिश्ता है मेरा मयंक मल्होत्रा से, क्या रिश्ता है मेरा महेश मल्होत्रा से। मैं नहीं चाहती सच जानने के बाद आप मुझसे नफरत करें, क्योंकि मुझे नहीं पता पर आपकी नफरत नहीं सहनी मुझे। आप वो पहले शख्स है जिसने बिना किसी रिश्ते के सच्चे दिल से मेरी परवाह की है। आपकी आंखों में खुद के लिए घिन या नफरत नहीं देख सकती। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। वही अरमान भी कायनात को देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। क्या हो तुम कायनात? कभी कभी खुली किताब लगती हो तो कभी एक ऐसा तहखाना जिसमें हजारों राज दफन है। तुम्हारी गोल गोल बातें बहुत अच्छे से समझ आती है। आई नो, शायद तुम मुझसे सच शेयर नहीं करना चाहती। मैं चाहता हूं तुम खुद अपना दर्द मुझसे साझा करो और फिर उस दर्द से उभरने की कोशिश करो। कमरे में खामोशी पसर गई। कायनात खुद में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो अरमान को सच कहने से कतरा रही है, क्यों उसकी नफरत नहीं चाहती। वो एक अजनबी ही तो है वो। उधर अरमान बार बार कायनात के शब्दों में उतरे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। रॉकी से बात करते हुए जब उस लड़की का जिक्र हुआ तो कायनात की आंखों में नजर आते अंगारे, मल्होत्रा से क्या रिश्ता है ये बताते हुए उसकी आंखों में दर्द, इन सबको वो समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि पूछ ले कायनात से, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो थोड़ी देर पहले छिड़ी। हक, क्या हक है उसका? कुछ भी तो नहीं। एक अजनबी है दोनों। कायनात उसके दोस्त की बहन है, सिर्फ इतना ही तो है। तो फिर किस हक से वो सवाल जवाब करे और क्यों पूछना चाहता है वो कुछ भी? क्या फर्क पड़ता है उसे इस सबसे? खैर, दोनों खुद में उलझे हुए अपनी उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंटरकॉम बजा। दूसरी तरफ गार्ड दादा थे। साहेब, आपसे मिलने कोई आया है, अपना नाम मयंक मल्होत्रा बता रहा है। कायनात, अंदर भेज दीजिए उन्हें। अरमान, नीचे जाना है क्या मिश्री? इतनी देर की खामोशी के बाद अरमान ने चुप्पी तोड़ी थी, जिसका एक छोटा सा जवाब कायनात ने दिया, जी। अरमान ने उसे गोद में उठाया और नीचे की ओर बढ़ गया। कायनात का उदास चेहरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आंखों में शरारत लिए उसने कहा, वैसे एक बात बताओ मिश्री, सुबह जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तब तुमने कितना गुस्सा किया था, मुझे पीटने की धमकी दे डाली थी, लेकिन अब तो बड़ी खुशी खुशी तुम, क्या बात है? कहीं समथिंग समथिंग तो नहीं हो गया? कायनात,
आप ना बहुत बड़े वाले वो है। अरमान, वो क्या? हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग। कायनात, जी नहीं, बेशर्म, फ्लर्ट और बुरे। अरमान, मैंने क्या किया? अब जिसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की हो वो बंदा फ्लर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हाय, गुस्से में तो तुम और भी क्यूट लगती हो। कायनात, काश इस वक्त मेरे हाथ ठीक होते, मुक्का मार मार कर आपका भरता बना देती। एक नंबर के फ्लर्ट हैं आप। अरमान, तारीफ के लिए शुक्रिया। कायनात, मिस्टर ठाकुर। अरमान, आई नो आप बस मेरा मूड ठीक करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आई एम ओके। एंड या, मैंने अभी जो बोला उसे सीरियस मत लीजिएगा, मैंने भी सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपसे बहस करी। अरमान, क्या बात है मिश्री, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझने लगी हो। नॉट बैड। हाँ। कायनात हल्का मुस्कुराकर, बस हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रही तो क्या आप मुझसे फ्लर्ट करते रहेंगे? सच में पीट दूंगी आपको। अरमान, हाय, आपसे तो पीटने के लिए मैं भी तैयार हूँ, कम से कम इसी बहाने आप प्यार से छुएंगी तो। कायनात, उफ, आप नहीं सुधर सकते। अरमान कायनात को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मयंक मल्होत्रा हॉल में ही सोफे पर बैठा था। कायनात को देख वो तुरंत सीढ़ियों के पास पहुंचा। उसने एक नजर अरमान को घूरा, फिर कायनात से पूछा, गुड़िया आप ठीक है? और ये आदमी कौन है? आप इसके साथ इस तरह? कायनात ने एक नजर अरमान को देखा, फिर मयंक को देखते हुए बोली, मैं किसके साथ हूँ, क्यों हूँ, कोई मेरे साथ मेरे कमरे में क्या कर रहा है, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मेहमान है, मेहमान बनकर रहिए। मेहमानों के लिए वहाँ सोफा रखा है, बेहतर होगा वहाँ बैठकर बातें करें। उसकी आवाज से बेरुखी साफ झलक रही थी। मयंक जाकर सोफे पर बैठ गया। अरमान ने कायनात को सोफे पर बिठाया और खुद वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। उसकी किसी क्लाइंट का कॉल था जिससे वो बात करने लगा। मयंक, हमें गलत मत समझिएगा गुड़िया, हम तो बस एक बड़े भाई होने के नाते आपसे पूछ रहे थे। हम जानते हैं हमारी बहन कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कायनात, मिस्टर सीनियर मल्होत्रा के बेटे जूनियर मल्होत्रा, मेरे बड़े भाई इस वक्त न्यूयॉर्क में है। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का हक सिर्फ उनका है। तो प्लीज दोबारा मुझसे ये बेकार के सवाल जवाब एंड रिश्ता जोड़ना एंड ऑल मत करिएगा। एंड आई डोंट लाइक दैट। मयंक, हम जानते हैं आप हमें अपना भाई नहीं मानती। खैर, कैसी है आप? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? कायनात, अच्छा, तो आप ये देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूं या नहीं? क्या बात है, बाप मारने की कोशिश करवाता है और बेटा आकर ठीक होने का हालचाल लेता है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कायनात सूर्यवंशी इतनी कमजोर नहीं है कि इन छोटे मोटे हमलों से हार जाए। मयंक, हम उनकी ओर से माफी मांगते हैं आपसे। कायनात, माफी? किस किस बात के लिए? मुझे मरवाने की कोशिश करने के लिए, या फिर गुर्जर के साथ मिलकर मेरी मम्मा को, या फिर मेरी जिंदगी हेल बनाने के लिए? खैर छोड़िए, अब आप जा सकते हैं और दोबारा कभी मुझसे मिलने मत आइएगा, क्योंकि ना आप मेरे कोई लगते हैं और ना ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है। मयंक, हमसे इतनी बेरुखी क्यों गुड़िया? हमारी क्या गलती है ये तो बता दीजिए। 9 साल के थे जब आपसे पहली बार मिले, हमेशा चाहते थे हमारे पास एक नन्ही सी गुड़िया हो, हमारी बहन हो, जो हमें भाई बोले तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आए। फिर आप मिली, आपकी 5 साल की नन्ही हथेली ने हमारी उंगली पकड़ ली, और जब आपने भाई कहा बहुत खुश हुए थे हम। जब हमें पता चला कि आप हमारी बहन हैं, हम तो खुशी से पागल हो गए थे। मगर फिर मिस्टर मल्होत्रा का सच पता चला और एक झटके में सब खत्म हो गया। हमारी बहन हमसे ही नफरत करने लगी। हर रक्षाबंधन हम इंतजार करते हैं कि शायद इस बार तो आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, मगर हर बार सिर्फ ये हमारा ख्वाब ही रह जाता है। गलत तो मिस्टर मल्होत्रा है ना गुड़िया? फिर हमसे नफरत क्यों? क्या आपने कभी हमें अपना भाई नहीं माना? क्या आप एक बार भी भाई कहकर हमें गले नहीं लगेंगी? कायनात, याद है मुझे, याद है कि आपको देखते ही मैंने आपकी उंगली थाम ली थी। खुश थी मैं, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि मेरे एक नहीं बल्कि 2 बड़े भाई है। मगर आपको यह भी तो याद होगा कि फिर जिस हथेली से मैंने आपकी उंगली थामी थी उसे पकड़कर मुझे धक्का देकर फेंक दिया गया। खैर, भाई तो माना था आपको, पर सच से अनजान थी। फिर सच जाना। आपको पता है, अपनी मम्मी को घूट घूट कर रोते देखा है उस दिन। मैं ना किसी के सामने रोकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आंसू छिपाना सीख गई। 5 साल की उम्र में हर पल शर्म से नजरें झुकाए रहती थी। वजह आप भी जानते हैं। आपने क्या पूछा कि आपकी गलती क्या है? आपकी गलती यह है कि जिस शख्स ने मेरे माथे पर नाजायज का कलंक ताज की तरह सजाया है वो आपके बाप है। आपकी गलती यह है कि आपकी रगों में उनका खून बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने हमें गंदा खून की उपाधि दे दी। आपकी गलती यह है कि आप मेरे नाजायज बाप की जायज औलाद है। मयंक, हम मानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ है और हम शर्मिंदा है कि हमारी रगों में उस शख्स का खून बह रहा है जिसने दूसरों को सिर्फ दर्द दिया। पर क्या सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे पिता है आप हमसे नफरत करेंगे? छोटी माँ ने जिस पल हमारे सर पर हाथ फेरा, हमने उन्हें अपनी छोटी माँ और आपको अपनी बहन मान लिया था। कायनात, वो आपकी माँ नहीं है, वो सिर्फ हमारी माँ है और मैं आपकी बहन नहीं हूँ। जब आपके पिता मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते तो आपसे कोई रिश्ता कैसे हो सकता है मेरा? नहीं मान सकती मैं कभी भी आपको अपना भाई, क्योंकि आपको देखती हूँ तो आपके पिता की शक्ल याद आती है और मेरे अंदर की नफरत उबाल मारने लगती है। सजा तो आपके बाप को उन्हें हर गुनाह की मिलेगी, मगर मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले मेरी नफरत तेजाब की तरह उन्हें खाक कर दे। मयंक, आप भले ही मुझे अपना भाई नहीं मानती, पर आप मेरी बहन हैं और यही सच है। भले ही हमारी माँ एक नहीं है,
मगर फिर भी हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है और शायद उस खून के कारण हम दोनों ही अपने वजूद से नफरत करते हैं। एक बार नफरत की पट्टी अपनी आंखों से उतार कर देखो, शायद तब आपको नजर आएगा। खैर, हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब आप खुद हमें भाई पुकारेंगी और हमें राखी बांधेंगी। कायनात, दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके और आपके बाप के बीच कोई बहस हो। जिस आदमी ने अपनी एक पत्नी और बेटे तक को नहीं छोड़ा, वो अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के लिए वफादार रहे, इसकी उम्मीद बेकार है। मैं नहीं चाहती मेरे लिए आप अपने ही बाप की दुश्मनी मोल लें। मयंक, अच्छा लगा देखकर कि आपको हमारी परवाह है। ख्याल रखिएगा अपना। और हाँ, हमें इंतजार रहेगा इस बार रक्षाबंधन का। उम्मीद है बीते सालों की जो राखी अब तक आपने हमारे लिए संभाले रखी है, उन्हें इस बार आप एक साथ हमारी कलाई पर बांधे। मयंक ने कायनात के सर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। कायनात कुछ पल दरवाजे की ओर देखती रही। सर पर मयंक का हाथ महसूस कर हल्के से मुस्कुराई। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर था। नंबर देख कायनात पहचान गई। उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसने कॉल रिसीव किया। कायनात, बोलिए, क्यों फोन किया? महेश मल्होत्रा। आखिर तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर ही दिया। आज तेरी वजह से मेरे बेटे ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी। एक बात बता, ऐसा क्या देती है तू उसे जो तेरा दीवाना हो पड़ा है? वाह रे लड़की, अपनी माँ की तरह खूबसूरती का कौन सा जाल बिछाया तूने? कायनात चीख कर, मल्होत्रा, दोबारा मेरी माँ को बीच में लाया तो मुझे कसम है मेरी माँ की, उसी पल तुझे नरक के द्वार भेज दूंगी। ऐसा नहीं किया तो मैं अर्पिता सूर्यवंशी की बेटी नहीं। आज एक बार फिर मुझे अपने रगों में बहते खून से घिन हो रही है। और कितना गिरेगा तू? अरे मेरी नहीं तो अपने बेटे की सोच ले। बहन मानता है वो मुझे, और तू, छी, तुझे तो गाली भी दूं तो उस गाली की बेइज्जती होगी। खैर, तुझे और तेरे दोस्तों को तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। कायनात ने गुस्से में फोन कट कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 28। कायनात ने गुस्से में फोन कट कर दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अरमान कॉल कट कर जब पीछे मुड़ा तो कायनात को ऐसे देख परेशान हो गया। वो तुरंत कायनात की ओर बढ़ा। कुशन पर मुंह दबाकर कायनात अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखी, जिससे उसकी चीखें दब गई। मगर फिर भी एक घुटी घुटी सी चीख अब भी अरमान के कानों में पड़ रही थी। कायनात 2-3 बार चीखी। अब और चीखने की ताकत उसके गले में नहीं बची थी। उसने अपना चेहरा कुशन पर से हटाया। उसकी आंखें लाल थी। आंखों के महीन धागे सुर्ख लाल नजर आ रहे थे। उसका गुस्सा अब तक उफान मार रहा था। अपना सर पीछे कर सोफे से टिकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। गहरी सांसें लेने लगी। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। नहीं स्वीकार कर सकती मैं इस रिश्ते को। डर है कि कहीं ये रिश्ते मेरे और मल्होत्रा की बर्बादी के बीच दीवार न बन जाए। मैं जानती हूँ मेरी ही तरह आप भी मल्होत्रा से नफरत करते हैं, पर एक सच ये भी है कि वो आपका बाप है। आप उसे मरते नहीं देख पाएंगे और आपका दर्द मुझे कमजोर बनाएगा। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, और अगर मल्होत्रा को इस बात की भनक भी लगी कि मैं आपको अब भी अपना भाई मानती हूँ तो वो आपको इस्तेमाल करेगा मेरे खिलाफ। मैं इस खेल में आपको मोहरा नहीं बनने देना चाहती। जो इंसान अपने ही दोनों बच्चों के बीच के रिश्ते को इतने गंदी तरह से देखता है, उससे इंसानियत की कैसी उम्मीद करूं? भले ही आप मेरे सौतेले भाई है, पर भाई तो है ना। वो नीच इंसान इतना घटिया कैसे सोच सकता है? मेरी मजबूरी है भाई, मुझे खुद को आपसे दूर रखना ही होगा। बट आई डोंट हेट यू मंकू भाई, आई डोंट। कायनात के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ लाचारगी वाले भाव उमड़ रहे थे। एक दर्द की लकीर खींची थी। वो भी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां चलती महसूस हुई। कायनात उस परेशानी और गुस्से के बीच हल्का सुकून से मुस्कुराई और बिना आंख खोले ही बोली, मिस्टर ठाकुर, आप है ना? ऑफ कोर्स, इट्स मी। बाय द वे, नॉट बैड। हाँ मिश्री, बिना मुझे देखे सिर्फ मेरी छुअन से मुझे पहचान गई। सही जा रही हो, आई एम इम्प्रेस्ड। अरमान आंखों में शरारत लिए बोला, जिस पर कायनात ने आंख खोल अपनी नीली आंखों से उसे डांटते हुए कहा, आप नहीं सुधर सकते। मैं आपको पहचान गई क्योंकि मेरे घर में बिना इजाजत के घुसने की हिम्मत किसी में नहीं है। एक आप ही हैं जो मन चाहे चोरों की तरह घुस जाते हैं। अरमान, ओहो, सो आई एम द ओनली वन। मतलब बहुत खास हूं ना मैं तुम्हारे लिए। क्या बात है, आज तो तुम मतलब मुझे पूरा ही इम्प्रेस किए जा रही हो। कायनात, सुधर जाइए मिस्टर ठाकुर, आपकी फ्लर्ट करने की आदत किसी दिन महंगी ना पड़ जाए। अरमान, अजी अभी तक हम ठीक से बिगड़े ही कहा है। रही बात महंगी पड़ने की, तो अरमान ठाकुर को सस्ती चीजों का शौक नहीं। कायनात, मिस्टर ठाकुर, आप ये क्यों कर रहे हैं? कायनात बार बार अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा रही थी और अरमान उसका सर पकड़कर वापस सोफे पर टिकाकर मसाज कर रहा था उसके सर की। अरमान, बिकॉज जब भी कभी सोच सोच कर मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता है, जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है या मुझे रोने का दिल करता है, तो मॉम ऐसे ही मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए हल्के हाथों से मसाज करती थी एंड मैं अपने अंदर दबे सारे इमोशंस बाहर निकाल देता था। ट्रस्ट मी, एक बार अंदर का सब कुछ बाहर आ जाए फिर बहुत रिलीफ मिलता है। यू शुड ऑल्सो ट्राई वंस। कायनात एक ठंडी आह भरते हुए बोली, रिलीफ, इस शब्द को शायद ही कभी महसूस किया हो। एक के बाद एक इतना कुछ होते गया कि रिलीफ का वक्त ही नहीं मिला। काश मैं भी आम लोगों की तरह अपने इमोशंस बाहर ला पाती, पर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। बहुत कुछ दाव पर है। अरमान ने कुछ पल उस नीली आंखों में देखा जिनसे नमी सूख चुकी थी और अब सिर्फ खालीपन पसरा था। आंसू कमजोर नहीं बनाते मिश्री, आंसू पेन किलर होते हैं। दर्द कम करने का काम होता है इनका।
रोने वाले कभी कमजोर नहीं होते, बल्कि वो तो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जो रोकर अपना दर्द बहा देते हैं, फिर जिंदगी का डट कर सामना करते हैं। जैसे अगर आग में थोड़े पानी के छींटे मारो तो आग बुझती नहीं, बल्कि उस आग की लपटें और भी ऊपर उठती है। उसी तरह ये आंसू कभी तुम्हारे अंदर की आग को बुझाएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे जज्बे को और मजबूत करेंगे। खुद को एक बार आजाद करके तो देखो। कायनात का चेहरा सर्द हो चला था। कुछ पल खामोश रहकर बोली, दर्द की उस हद तक पहुंच चुकी हूँ जहां मेरे आंसू दफन हो चुके हैं। बचपन में कोई मेरे आंसू ना देखे इसलिए छिपकर रोती थी, कभी बेड के नीचे तो कभी बाथरूम में। फिर धीरे धीरे आंसू को छिपाना सीख गई, अंदर ही अंदर रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया। धीरे धीरे वक्त इतना बेरहम हो गया कि रोना तो कब का भूल चुकी थी, मुस्कुराना भी भूल गई। अब गुस्सा और नफरत के अलावा कोई इमोशंस बचे ही नहीं है मेरे अंदर। उसकी बात सुन अरमान खामोश हो गया। उसे कायनात के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी नजर आ रही थी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर कायनात का वो दर्द से लिपटा चेहरा उसे खुद में बांध रहा था। वो कुछ नहीं कह पाया। कायनात, आपकी कोशिशें बेफिजुल है मिस्टर ठाकुर। छोड़ दीजिए मुझे मेरे दर्द के साथ तन्हा। मुझे किसी सहारे का आदी नहीं बनना। कहीं हर कदम पर आपके सहारे की आदत पड़ गई तो रास्तों पर लड़खड़ा ना जाओ। अरमान, अब तुम भले ही खुद क्यों ना चाहो, अकेला तो तुम्हें मैं छोड़ने से रहा। रही बात लड़खड़ाने की, तो कभी लड़खड़ा कर देखना, संभालने के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। कायनात, विश्वास शब्द पर कभी विश्वास नहीं हुआ मुझे, फिर भी आप पर एतबार करने को दिल कर रहा है। आप ही बताइए, क्या एतबार करना सही है? अगर आपने इस विश्वास को तोड़ दिया तो? अरमान, जहां एतबार हो वहां सवाल जवाब नहीं होते। एतबार करके देखो, किसी के नजरों से गिर जाने से बदतर सजा और कुछ नहीं हो सकती। अगर एतबार निभा ना सको तो अपनी नजरों से उतार देना, वादा है फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। कायनात, किया एतबार आप पर, लेकिन सोच लीजिए, एक बार जो मेरी नजरों से उतर गया उसे सिवाय नफरत के और कुछ नहीं मिलता। उसके लिए मेरी नजरों में नफरत होती है, सिर्फ नफरत। अरमान, मंजूर है। कायनात, एक सवाल पूछूं? कायनात, क्यों संभालना चाहते हैं आप मुझे? हम तो महज अजनबी है ना, जिनकी मुलाकात बीते दिन हुई और पहली मुलाकात में लड़ाई हो गई। अगले दिन की मुलाकात में मैंने आप पर हाथ उठाया। इस सब के बावजूद आप मुझे संभालना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूं तुम्हें संभालना, क्योंकि तुमसे दर्द का रिश्ता जुड़ा सा लगता है। मुझे कभी किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ा, मगर जब कल रात तुम्हें नशे में उस दर्द में तड़पते देखा, पहली बार किसी का दर्द मुझे महसूस हुआ। पहली बार किसी और का दर्द मेरी नजरों में आंसू बनकर उतरा। बहुत तकलीफ हो रही थी तुम्हें इस हालत में देखकर, इसलिए मैं अपनी इस तकलीफ को राहत देना चाहता हूँ, और ये राहत तुम्हारे दर्द पर मलहम लगाने से ही मिलेगा। कायनात, मैं कभी किसी की राहत बन ही नहीं सकती मिस्टर ठाकुर। मेरे आसपास वालों को हमेशा सिर्फ दर्द ही मिला है, मेरी वजह से। मैं एक कालीक हूं जो सबको दर्द की स्याही में रंग देती हूँ। अरमान, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दर्द पर मलहम लगाने से मुझे दर्द मिलता है तो मंजूर है। अगर तुम स्याह रंग हो तो मैं अपना अस्तित्व खोना चाहता हूं उस रंग में। और अब बस इस बारे में नो बहस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन दलीलों से मैं तुम्हें दर्द में छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम गलत हो। सो कीप क्वाइट। कायनात, बस एक बात बता दीजिए, किस रिश्ते से आप मेरे दर्द पर मलहम लगाना चाहते हैं? किस रिश्ते से आप मुझ में अपना वजूद खोना चाहते हैं? अरमान, आई मीन तुम मानो या ना मानो, हमारे बीच दर्द का रिश्ता जुड़ गया है, तो इस रिश्ते के आगे बाकी रिश्ते खुद ब खुद फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते से हमें एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं होगी। बस दर्द का एहसास होगा, उस दर्द का मलहम होगा और राहत। जो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हैं। इस रिश्ते को नाम दे देते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 29। कायनात असमझी सी उसे देख रही थी। अरमान उसके सामने आया और घुटनों पर बैठकर बड़े स्टाइल में हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सो मिस कायनात सूर्यवंशी, नो नो नो, माय मिश्री। हाँ, दुनिया के लिए तुम कायनात हो, पर मेरे लिए मिश्री। तो मिश्री सिर्फ अरमान की हुई ना। सो माय मिश्री, विल यू एक्सेप्ट योर अकड़ू बिल्ला एज योर फ्रेंड? दोस्ती करोगे मुझसे? जो हमारी कायनात भावनाओं सोचने से का नाटक करते हुए बोली, लेट मी थिंक। अरमान बच्चों सा मुंह बना के, मिश्री यार, कम ऑन यार, कितना भाव खाती हो। कायनात ने अपनी पट्टी बंधी हथेली आगे की। अरमान ने हल्के से थाम लिया। ओके मिस्टर ठाकुर, मिश्री आपकी दोस्ती स्वीकार करती है। अरमान, थैंक यू मिश्री। वेल मिश्री, अरमान तो मैं दुनिया के लिए हूँ, तो तुम भी मुझे अरमान ही बुलाओगी क्या, या फिर अभी मिस्टर ठाकुर ही कहने का इरादा है? कायनात, सही कहा आपने। अरमान आप दुनिया के लिए है, मेरे लिए आप है मान। मैं आपको मान बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरमान, दैट्स कूल, तुम मुझे मान ही कहना, ओके? इट्स नाइस ना, मान की दोस्त मिश्री, मिश्री का दोस्त मान। तभी अरमान का फोन बजा। वो एक्सक्यूज मी बोलकर साइड में चला गया बात करने। कायनात उसकी ओर देख रही थी। उसने खुद से कहा, आज तक कभी वादों और कसमों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यही सोचती थी कि वादे टूटने के लिए बनते हैं। आज पहली बार इन वादों पर भरोसा कर खुद से वादा करती हूँ, मान, जिस तरह आप हमेशा मेरे साथ होते हैं मुझे संभालने के लिए, उसी तरह जब कभी भी आप लड़खड़ाओगे मैं आपको जरूर संभालूंगी, फिर चाहे मैं खुद क्यों ना लड़खड़ा जाऊं।
उधर फोन पर बात करने के बाद अरमान किसी सोच में गुम था। जब मिश्री ने रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरे जुबान पर प्यार लफ्ज क्यों आया? क्या मुझे पर एक दिन में कैसे किसी से प्यार? नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। या आई हैव अटैचमेंट, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे। वैसे भी अब मोहब्बत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बिकॉज आई हेट लव। नफरत करता हूँ मोहब्बत से। मिश्री से बस मुझे जुड़ाव है, मोहब्बत नहीं है, ना होगी। अरमान कायनात के पास आया और बोला, मिश्री डैड का फोन था, वो कह रहे थे कि कोई शिवांश सिंघानिया की होटल का प्रोजेक्ट है। बिजनेस पार्टनरशिप वाली डील अगर डन हुई तो हमें इस पर साथ काम करना होगा, एंड अगर डन नहीं होती है तो विल कम्पीट ईच अदर। कायनात, हाँ मुझे भैयू का टेक्स्ट मैसेज मिला था। मान, आई थिंक वी शुड डू दिस मीटिंग। आई मीन जरूरी तो नहीं है मीटिंग ऑफिस में ही हो, यहाँ घर पर भी तो हो सकती है, एंड अगर हम बिजनेस फील्ड में कंफर्टेबल है साथ में, देन विल डू इट टुगेदर। अरमान, बात तो सही है। सो मिस कायनात सूर्यवंशी, प्रेजेंट एमडी ऑफ आरके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। श्योर मिस्टर अरमान ठाकुर, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद अरमान और कायनात की बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से बिजनेस के दाव पेच से जुड़े सवाल कर रहे थे, जिसका दोनों ही बखूबी जवाब दे रहे थे। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है से लेकर हर छोटी से छोटी बातों के बारे में दोनों की काफी देर बहस चली। कायनात, सो मिस्टर ठाकुर, यहाँ मनाली में ठाकुर कंस्ट्रक्शन यही कुछ 4 साल पहले लगभग बंद हो गया था। बीते कुछ महीनों में ये बात लगातार सुर्खियों में थी कि ठाकुर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद होने वाला है, लेकिन फिर यही कुछ 1 हफ्ते पहले ये खबर आई कि मिस्टर जयराज ठाकुर के बेटे इस कंपनी को पर्सनली हैंडल करेंगे। पहले बंद होने की खबर, फिर वापस शुरू होने की खबर। कोई खास वजह? अरमान, जब बंद होने की खबर मीडिया ने फैलाई थी तब ऐसा कुछ फैसला लिया ही नहीं गया था। डैड के हेल्थ इश्यूज के कारण वो कंपनी नहीं संभाल पा रहे थे, और मैं उस वक्त मुंबई में स्टार्ट किए गए ब्रांच को हैंडल कर रहा था। सो इस बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं था। पता चला मीडिया वालों ने कुछ दिन बंद होने की बात को हमेशा के लिए बंद होना कह दिया। मुंबई का काम जल्द खत्म कर मैं यहाँ आया, बिकॉज मैं इस ब्रांच को कभी बंद नहीं होने देना चाहता। डैड ने यहीं से बिजनेस का अपना सफर शुरू किया था। ये ब्रांच उनके सक्सेस की पहली सीढ़ी है, जिसे मैं कभी नहीं खो सकता। सो आई डिसाइडेड टू हैंडल इट पर्सनली। कायनात, तो आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी को एक बार फिर उसी बुलंदियों पर पहुंचा पाएंगे? अरमान, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी कंपनी को पहले से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। कायनात, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर ठाकुर। मेरी ओर से डील फाइनल है, सो नाउ इट्स योर डिसीजन। अरमान, डील इज ऑन मिस सूर्यवंशी। मैं कल ही अपने लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवा लूंगा, आप अपने लॉयर से चेक करवाकर साइन कर दीजिएगा। कायनात, श्योर। सो आज से हम पार्टनर्स हुए, ओनली बिजनेस पार्टनर्स। कायनात ने कहा। अरमान, या ओनली बिजनेस पार्टनर। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाने का। कायनात, हाँ तो जैसे मैं मरी जा रही हूँ आपको लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। ओ मान, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बना लीजिए। अरमान, तुम किस एंगल से मिश्री हो? मीठा तो कभी बोल ही नहीं सकती, तुम ना मिर्च हो, मिर्च, वो भी तीखी मिर्च। कायनात आंखें छोटी करते हुए बोली, आपने मुझे तीखी मिर्च कहा? मैं तीखी मिर्च हूँ तो आप टिंडर हो। अरमान चौंकते हुए बोला, टिंडर? कायनात, हाँ वो सब्जी होती है ना आलू जैसी, जो टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उसकी बात सुन अरमान पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, ओह गॉड मिश्री, इट्स टिंडे नॉट टिंडर। टिंडर डेटिंग ऐप है। कायनात, हाँ तो इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? मुझे क्या पता ये टिंडर विंडर, आपको बड़ा पता है इस सब के बारे में। हाँ पता तो होगा ना, 1 नंबर के फ्लर्ट जो ठहरे करते होंगे इस टिंडर विंडर पर लड़कियों से फ्लर्ट। अरमान, ओ हेलो, मैं लड़कियों से फ्लर्ट करना तो दूर किसी को भाव तक नहीं देता, बिकॉज आई हेट गर्ल्स। कायनात उसे घूरते हुए, अच्छा मेरे साथ तो बड़ा बत्ती से दिखाकर फ्लर्ट करते हैं। अरमान आराम से बोला, तुम लड़की थोड़ी हो। कायनात, व्हाट डू यू मीन? मान, आई एम अ गर्ल, ओके, प्योरली गर्ल। अरमान तुरंत बोला, अरे मेरा मतलब था कि तुम लड़की थोड़ी हो, तुम तो तोप का गोला हो, गोला। कायनात, अच्छा मैं तोप का गोला तो आप चिंगारी, जो हमेशा मेरे गुस्से की आग भड़काते रहते हैं। अरमान शर्माने का ड्रामा करते हुए, हाय तोप का गोला और चिंगारी, क्या बात है, दोनों जब साथ आ जाए तो कितने बवाल फूल खिल जाएंगे। कायनात मासूमियत से बोली, मान आप स्कूल में पास कैसे हो गए? बुद्धू, आपको ये भी नहीं पता कि अगर तोप का गोला और चिंगारी एक साथ हो तो फूल नहीं खिलते, बल्कि धमाका होता है, धमाका। मिस भोलूराम, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हो, गहराई से भरी, और इन बातों में बिल्कुल भी अनाड़ी हो। फूल मतलब प्यार के फूल। 1 मिनट, फिर प्यार? एमी ये तुझे हो क्या गया है? क्यों तब से प्यार के नाम का तानपुरा बजा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरमान खुद में बड़बड़ा रहा था। उसे इस तरह खोया देखकर कायनात ने कहा, क्या हुआ? हेलो, अब क्या धमाका इमेजिन करने लगे आप? अरमान, तुमसे बात करना बेकार है। अरमान वहां से उठकर किचन की ओर जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट टिंडे की सब्जी बनाने। कायनात, नो मान प्लीज, मुझे नहीं खानी टिंडे, गंदा टेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भैया ना मुझे उल्लू बनाते थे, आलू दम बोलकर टिंडे खिला देते थे। अरमान, मिश्री तुम्हें उल्लू बनाने की जरूरत ही क्या है? कायनात, व्हाट डू यू मीन? आई मीन तुम तो पहले से ही उल्लू हो। व्हाट यू मान, आप ना बिल्कुल टीवी सीरियल के टिपिकल पति जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं, हर बात पर टीज करते हैं। स्टॉप टॉन्टिंग मी। अरमान, हाय क्या बोली हो, मतलब मजा आ गया, मजाक में ही सही, मुझे अपना पति कहा तुमने, आज तो लड़की ने दिल जीत लिया। कायनात ने चिढ़कर कहा, ओ जिस शराब, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना कोई मेरा पति है, और ना कभी ऐसा होगा। अरमान,
अच्छा, कभी ना कभी तो कोई होगा ना तुम्हारा बेचारा अबला पति। कायनात, नो वे, कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी शादी ही नहीं करने वाली। मोहब्बत, शादी, रिश्ते, इन शब्दों से मुझे नफरत है। ना इन शब्दों की मेरी जिंदगी में कोई जगह है, ना अहमियत। अरमान, अच्छा इतनी नफरत? मिश्री, किसी भी चीज की वजह तो होती है। जैसे मोहब्बत से मेरी नफरत की अपनी एक वजह है, तो तुम्हारी भी इस नफरत की वजह जरूर होगी। कायनात, क्योंकि इस मोहब्बत और शादी ने मेरी पूरी जिंदगी को कलंक का नाम दे दिया है। मेरी जिंदगी को मेरे जन्म से पहले ही एक ऐसे शब्द में बांध दिया जो अपने आप में ही एक निहायती वाहियात सी गाली है। अरमान, मैं कुछ समझा नहीं। कायनात, वो शब्द है ना, आई मीन नथिंग, बस नफरत है। क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ छलावा है। किसी को किसी से प्यार नहीं होता। आजकल प्यार होता भी है तो सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती से। वो खूबसूरती ढली तो मोहब्बत की हस्ती मिटने में वक्त नहीं लगता। लोगों ने अपने जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए मोहब्बत का नाम दे दिया है। ऐसी मोहब्बत अक्सर बाजारों में कौड़ियों के भाव बिकती है। कायनात, सूर्यवंशी को ऐसी सस्ती चीजों का शौक नहीं था। मजा तो तब आए जब उस मोहब्बत की कीमत इतनी हो कि बोली लगाने वाले की औकात जवाब दे दे। आजकल की मोहब्बत वो सस्ता नशा हो चुकी है जो मुश्किल से कुछ वक्त तक हावी रहती है। असली मजा तो तब आए जब वो नशा सर चढ़ ऐसे बोले कि दुनिया के सारे मैखानों का नशा फीका पड़ जाए। अरमान, मोहब्बत से नफरत है, फिर भी मोहब्बत के बारे में बहुत गहरी बातें करती हो। इरादा क्या है? कहीं इस नशे में डूबने का तो दिल नहीं कर रहा? अरमान की बात सुनकर कायनात हैरान रह गई। आखिर क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 30। अरमान, मोहब्बत से नफरत है, फिर भी मोहब्बत के बारे में बहुत गहराई से सोचती हो। इरादा क्या है? कहीं इस नशे में डूबने का तो दिल नहीं कर रहा? अरमान की बात सुनकर कायनात हैरान रह गई। कायनात, इरादे बहुत मजबूत है, खुद को नफरत में डुबोने का। ऐसी नफरत जहां मोहब्बत का साया भी ना हो। अरमान, अक्सर मोहब्बत से नफरत करने वाले ही किसी की मोहब्बत में फना होते हैं। कायनात, जिसे आप फना होना कहते हैं उसे मैं बर्बाद होना कहती हूँ, और मुझे बर्बाद होने का नहीं बल्कि बर्बाद करने का शौक है। अरमान, बर्बाद होना और फना होना दोनों अलग अलग बातें हैं। खैर, मोहब्बत में दोनों का अपना अलग ही मजा है। कायनात, ये मजा औरों को ही मुबारक। जो मजा इस नफरत में हर पल खुद को जलाने में है, वो कभी इस मोहब्बत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दर्द देना जानती है, ताउम्र का दर्द, और मेरे पास दर्द का स्टॉक ऑलरेडी ओवरफ्लो है, और नहीं चाहिए। अरमान, मोहब्बत के इस दर्द में भी एक सुकून होता है। जिस दिन तुम इस मोहब्बत से रूबरू होगी उस दिन खुद ही समझ जाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए दिल होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अगर कुछ है तो नफरत से भरा एक पत्थर, जिसका बोझ हर पल मुझे जिंदगी से नफरत करने को मजबूर करता है। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मोहब्बत को लेकर दोनों के ही अपने ख्यालात थे, और दोनों ही अपनी राय को सही साबित करना चाहते थे। जहां अरमान उस नफरत को पिघलाना चाहता था जो कायनात के दिल में जम चुकी थी, वही कायनात उस नफरत को हर पल बढ़ाते हुए खुद को उसमें सरोवर कर देना चाहती थी। लगभग आधे घंटे बाद अरमान किचन से निकला और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कायनात से बोला, मिश्री, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कायनात ने सर हाँ में हिलाते हुए नाक सिकुड़कर कहा, मान, आप दरवाजे का कभी यूज करेंगे भी या नहीं? अरमान, अरे चिंता क्यों करती हो मिश्री, करूंगा ना तुम्हारा दरवाजा यूज, लेकिन आज नहीं, कभी और खास दिन पर। अब देखो, अभी अगर मैंने दरवाजे का यूज किया तो वेस्टेज होगा। मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, फिर तुम्हारे लॉन से होते हुए मेन गेट, वहां से मेरे बंगले का मेन गेट, फिर लॉन से गुजरकर दरवाजे को पार करके मैं सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में जाऊंगा, फिर वापस उस लंबे रूट को फॉलो करके आऊंगा। इट्स टाइम लॉस। यहाँ से देखो, सीढ़ियों से तुम्हारा कमरा, देन बालकनी टू बालकनी, एंड देन डायरेक्टली माई रूम। कायनात, वाह वाह वाह, वक्त की बचत करना तो कोई आपसे सीखे। किसी ने आपको यूं बालकनी से बंदरों की तरह कुत्ते देख लिया ना, तो चोर समझकर कायदे से कूटे जाएंगे आप। अरमान, तो तुम किस दिन काम आओगी? बचा लेना यार, पीटने मत देना मुझे। इतना बोल और सीढ़ियों पर भागता हुआ कायनात के कमरे की ओर चला गया। इधर कायनात अपना सर झटकते हुए धीरे से बड़बड़ाई, आप वाकई नहीं सुधर सकते। थोड़ी देर बाद अरमान वापस आया तो उसके हाथ में अपना लैपटॉप था। वही सोफे पर बैठा वो अपने मेल्स चेक करने लगा। कायनात भी फैशन हाउस के मेल्स चेक कर रही थी। फैशन शो के लिए उसे ड्रेसेस सिलेक्ट करनी थी। दोनों अपने अपने काम में मशरूफ थे। थोड़ी देर बाद कायनात, मान, लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए अरमान बोला, आई नीड वाटर। अरमान ने उसे पानी पिलाया और फिर घड़ी की ओर देखा। 9 बज चुके थे। इट्स ऑलरेडी 9। मिश्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बोलना चाहिए था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कायनात, रिलैक्स, इट्स ओके, 9 ही बजे हैं। जनरली इस वक्त मैं ऑफिस से आती हूँ, वैसे भी मुझे रात को भूखा रहने की आदत है। अरमान, अच्छा, बहुत अच्छी आदत है, कितना प्राउडली बता रही हो। क्या सोचा था? अरमान खुश होगा, शाबाशी देगा। इस वक्त ऑफिस से? सीरियसली, खुद की कोई चिंता भी है या नहीं? जानती हो ना, आजकल लड़कियों के लिए इस वक्त बाहर रहना सेफ नहीं है। आई नो तुम केपेबल हो खुद के लिए, लेकिन फिर भी रिस्क लेने से क्या फायदा? और क्या कहा, रात को भूखे रहने की आदत? देखा था कल रात, तुम्हें किस चीज की आदत है? कायनात, उसे आदत नहीं, जरूरत कहते हैं। कुछ पल के लिए ही सही वो नशा मुझे उस कायनात से मिलवाता है जो निहायती कमजोर और डरपोक है, जिसे अंधेरे से बेइंतहा डर लगता है। बाकी वक्त तो मजबूती का मुखौटा उड़े रहना पड़ता है। तो उतार दो ये मुखौटा और वो बनकर रहो जो तुम हो।
कायनात, अगर वो बन गई तो ये दुनिया कब मुझे नोच खाएगी इसका मुझे खुद को एहसास नहीं होगा। कमजोर लोगों को कुचलना इस दुनिया को बखूबी आता है, और ऐसे लोग अक्सर या तो दुनिया की भीड़ से गुमशुदा हो जाते हैं या फिर किसी बंद कमरे में नोचे जाते हैं। कायनात का चेहरा सर्द पड़ चुका था। अरमान उन नीली आंखों को पढ़ने की जद्दोजहद कर रहा था। बहुत कुछ था उनमें, अतीत के बहुत से गहरे जख्मी दर्द से लिपटे राज, जिसकी टिस उन आंखों में थी। अरमान, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, अरमान ने कहा और तुरंत उठकर किचन की ओर बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ है मिश्री तुम्हारे अतीत में जो तुम आज इस कदर खुद में जब्त हो? ये आंखें बहुत कुछ कह रही है। इनमें महज अपनी माँ के कत्ल का बदला लेने की जुनून ही नहीं बल्कि एक तड़प भी है। बहुत कुछ सहा है तुम्हारी नीली खूबसूरत आंखों ने, शायद इसीलिए मुरझा गई है। ऐसा लगता है जैसे दर्द का वो कहर तुमने देखा है जिसकी कल्पना तक किसी को पूरी तरीके से बिखेर देती है। अरमान अपनी सोच में उलझा हुआ था। प्लेट में खाना लेकर वो कायनात के पास आया और उसके पास बैठकर बिना कुछ बोले उसकी ओर निवाला बढ़ाया। आलू के पराठे, इट्स माय फेवरेट। पर आप तो वो टिंडे बनाने वाले थे ना? खाते हुए कायनात बच्चे की तरह खुश हो गई थी। अरमान, सोचा तो था, मगर फिर अपने जासूसों से पता किया कि तुम्हें आलू के पराठे पसंद है तो इसीलिए बना दिया। पसंद आया? इट्स टू यम मान, बिल्कुल भैयू के जैसे हैं। अरमान हल्के से मुस्कुराया और उसे खिलाने लगा। कायनात ने जबरदस्ती उसे भी खाने को कहा। अरमान की नजरों के आगे अब तक कायनात का दर्द से भरा चेहरा घूम रहा था। उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कायनात की खुशी के लिए उसने थोड़ा बहुत खाया। कायनात को दवाई देकर उसके रूम में सुलाया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज कोई भी जरूरत हो तुरंत कॉल करना या बस एक बार आवाज लगा देना। दोपहर में जो कलाकारी दिखाई वो मत दोहराना। मैं यही बालकनी में हूँ, ओके? अब सो जाओ, रेस्ट करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। कायनात ने अच्छे बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाया और झट से अपनी नीली आंखों को घने पलकों से छिपा लिया। अरमान आकर अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में बैठ गया और ऑफिस का काम देखने लगा। साथ ही वो किसी सोच में डूबा था। अचानक ही उसका ध्यान तारीख पर गई तो उसके चेहरे पर कड़वाहट पसर गई, जिसे तुरंत सर झटक कर उसने खुद से दूर किया और दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी कायनात एक कयामत, सिर्फ और सिर्फ